वेलकम टू बीटीएस फिजिक्स क्लासेस। जय हिंद बच्चों। आज एपिसोड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एपिसोड का अर्धशतक लगने वाला है। दैट मीन्स एपिसोड नंबर 50। शुरुआती दौर में हम लोग कम कर रहे थे, 20-25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट का एपिसोड कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा उसको बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का सिमिलरिटी मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पर एपिसोड नंबर 50 से पहले हम लोग क्या क्या किए। अगर शॉर्ट हैंड में देखें 1 मिनट में, तो हमारा 5 चैप्टर में से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ पड़ाव थे। तो पहला पड़ाव हमारा क्या था? इंट्रोडक्शन। दूसरा पड़ाव क्या था? कूलम्ब्स लॉ। तीसरा पड़ाव क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स। अगला पड़ाव था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभवी सतह। ठीक है। अब हमारा अगला पड़ाव है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि ये। ठीक है। 5वां पड़ाव हम लोग घुसने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, आप इसको देखना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन आप जाके देख सकते हैं एपिसोड नंबर 1 से लेके 13 तक। कूलम्ब्स लॉ देख सकते हैं एपिसोड नंबर 14 से लेके एपिसोड नंबर 33 तक। तीसरा पड़ाव इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स, फील्ड लाइंस, ये सबको आप देख सकते हैं एपिसोड नंबर 34 से लेके 45 तक, 34 से लेके 45 तक। और चौथा जो पड़ाव था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा और विभव के बारे में, समविभवी सतह के बारे में, तो वो आप देख सकते हैं एपिसोड नंबर 46 से एपिसोड नंबर 49 तक। ठीक है। एपिसोड नंबर 50 आप देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, विद्युत द्विध्रुव आया क्यों? इसलिए कि विद्युत द्विध्रुव हमारे आसपास में लाइफ में है। तो हम लोग अभी जो पढ़े वो क्या क्या चीजें पढ़े, थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में जानकारी लेते हैं। कहता है कि अगर कोई चार्ज आता है किसी वस्तु पर, तो ये अगर चार्ज मान लेते हैं Q है, इसके इर्द गिर्द में कोई दूसरा चार्ज माइनस या प्लस आता है, ये फोर्स एक्सर्ट करता है, यानी फोर्स लगाता है, बल लगाता है, चाहे वो आकर्षण वाला हो चाहे विकर्षण वाला हो। तो ये फोर्स जो एक्सर्ट करता था, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फोर्स। और चार्ज वगैरह कहाँ से पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, किस किस तरीके से कर सकते हैं, उस टॉपिक का नाम था इंट्रोडक्शन। चार्ज का मात्रा क्या होता है, एसआई मात्रा क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, छोटा मात्रा क्या होता है, ये सब हम देखे हैं इंट्रोडक्शन में। तो ये फोर्स जो डेवलप हुआ, इसका नाम हो गया विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े कि भाई यार ये बल लगेगा कितना, किस डायरेक्शन में लगेगा। बल एक सदिश राशि है, इसका परिमाण और दिशा कैसे निकालेंगे, इसके लिए कूलम्ब्स लॉ मदद किया। तो दूसरा पड़ाव को हम लोग देखें, कूलम्ब्स लॉ। अब कहता है अगर कोई चार्ज यहाँ पर है, इसके चारों तरफ जो है एक फील्ड पैदा होता है, इस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाने तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम आई या ई भी बोलते हैं। फील्ड इंटेंसिटी देख लिए। अब कहता है इसके चारों तरफ जो है एक बल रेखा डेवलप होता है, जिसका नाम होता है लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, विद्युत बल रेखा कहते हैं। अब चूंकि ये इतने सरफेस से बल रेखा निकल रहा था, तो कहता है कि सरफेस से रिलेटेड और बल रेखा की संख्या से रिलेटेड एक टर्म होता था फ्लक्स। ठीक है। तो फ्लक्स को हम लोग पढ़े। उसके बाद कहा कि अगर कोई चार्ज यहाँ पर है, तो इसके कारण अगर दूसरा चार्ज आजू बाजू में आएगा, तो कहता है कि इसके बीच एक एनर्जी स्टोर हो जाएगा इस सिस्टम में, और इस सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर होगा उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि चौथा पड़ाव में हम देखे। अब कहता है कि अगर ये हमारा सोर्स चार्ज था, ये हमारा टेस्ट चार्ज था जो बाहर से आया, तो अगर ये कोई भी चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर यूनिट चार्ज है, +1 चार्ज है, तब यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हो गया उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी में फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा अच्छा होता है एज ए कैलकुलेशन, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बनिश पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा ज़्यादा मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए अच्छा होता है, इसलिए हम पोटेंशियल को देखें।
उसके बाद हम देखें कि बिंदु आवेश के कारण, दो बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, की पॉइंट्स क्या होता है। उसके बाद म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 3-4 को रहेगा तो कैसे निकालेंगे। अब पोटेंशियल का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, क्योंकि ये भी एक भौतिक राशि है, ये भी एक भौतिक राशि, इस दोनों में क्या कनेक्शन वो देखें। और कोई चार्ज अगर आ जाता है तो उसके चारों तरफ एक काल्पनिक सतह होता है जिसको हम बोलते हैं समविभवी सतह, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है, उसको हम बोलते हैं समविभवी सतह, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको हम लोगों ने किया था पीछे और एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ सवाल। अब अभी तक जो हम देख रहे थे वो चार्ज आ रहा था, वो कुछ काम कर रहा था, तो अब कहता है कि एक ऐसा चार्ज सिस्टम लाइए जो कि माइनस हो और प्लस हो, और जब दोनों आसपास में रहेगा तो क्या गुल खिलाएगा, उसी गुल का नाम, उसी सिस्टम का नाम होगा विद्युत द्विध्रुव। और इसको पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो भी यूज करते हैं पदार्थ का, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं और उस मॉलिक्यूल्स में विद्युत द्विध्रुव पाए जाते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र भी होता है, विद्युत विभव भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, उस पर भी टॉर्क लग सकता है, ये सारा कुछ होता है। तो विद्युत द्विध्रुव के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा क्या क्या होगा, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। टॉपिक, पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, और इसी से रिलेटेड होगा डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, और इसी से रिलेटेड होगा हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या हुआ, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव की गणना ड्यू पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी विद्युत क्षेत्र की गणना, कैलकुलेशन मतलब गणना, विद्युत क्षेत्र की गणना ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। ये सब इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक छोटा है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। 5 नंबर का सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछा जाता है अक्सर, और बनने लायक होता है, जो आप बना सकते हैं बनने लायक होता है। एनीवे चलिए, ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ओब्वियसली हम इलेक्ट्रिक का बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक का बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक का बात नहीं कर रहे हैं। मैग्नेटिक भी होता है, मैग्नेटिक डायपोल भी होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल दोनों सेम चीज है, कैलकुलेशन भी सेम, सोचने का तरीका भी सेम होता है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हुआ, मोशन गति ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत द्विध्रुव की गति, इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में डायपोल की गति। ठीक है, उसके बाद होगा टॉर्क, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, टॉर्क मतलब होता है बल आघूर्ण। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक
डायपोल, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए विद्युत पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। इतना टॉपिक अगर हम पढ़ लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट, ये भी पूछा हुआ है, इससे भी पूछा हुआ है, ये भी इससे भी पूछा हुआ है, इससे भी पूछा हुआ है, इससे भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है और ये भी पूछा है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि सबका सब टॉपिक जो है अपने आप में हीरो है। इसका मतलब ये है कि ईच एंड एवरी पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ना है और बारीकी से समझना है। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप जो स्क्रीन पे आता है उस पर भेजिए। निश्चित तौर पे कमेंट्स वगैरह में कीजिएगा तो थोड़ा पढ़ने का दिक्कत हो जाता है, कब पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे का नाम मुश्किल है। तो उसमें आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, व्हाट्सएप पर तुरंत आपका निदान मिल जाएगा। एनीवे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स में प्रिंट कर लीजिएगा और अपना जो व्हाट्सएप है उस पर प्रिंट करके नोट्स बना करके उसको भेजना। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहला हमारा इसमें जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम लोग पहले इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ लेंगे, फिर इससे रिलेटेड डायपोल मोमेंट है उसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ लेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर बारी बारी से इसको पढ़ते हुए निकल जाएंगे। तो अब हमारा टॉपिक जो होगा वह होगा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे नेचर में मिलता, फिजिकल सिग्निफिकेंस जब हम बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि कहाँ पर मिलता है, कैसे मिलता है। तो हमारा टॉपिक है आज का विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, एक मैग्नेटिक डायपोल भी होता है, चुंबकीय द्विध्रुव भी होता है। मतलब एक यहाँ पे चुंबक लेते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। आप लोग इससे परिचित हो चुके हैं। ये नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव है, दो ध्रुव है, दोनों के बीच कुछ दूरी होता है, तो इसका कुछ ताकत होता है। इसी ताकत के कारण किसी चुंबक को आकर्षित भी करता है और विकर्षित भी करता है। तो उस स्ट्रेंथ को, ताकत को हम लोग आघूर्ण बोलते हैं और इस चुंबक को हम लोग बोल देते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, फिजिकल हिसाब से। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं विद्युत द्विध्रुव का बात चल रहा है, तो हम विद्युत से जुड़ा हुआ बात करेंगे, आवेश से जुड़ा हुआ बात करेंगे। तो आवेश से जुड़ा हुआ बात कैसे करता है, तो कहता है कि अगर एक आवेश आपका यहाँ पर है प्लस और एक आवेश यहाँ पर है माइनस, चार्ज यहाँ पे अगर Q है, यहाँ पे भी Q है, परिमाण दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर, और नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट, विपरीत होना चाहिए। दोनों के बीच कुछ दूरी होना चाहिए। उस दूरी को आप d मान लीजिए, a मान लीजिए, r मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। तो कहता है कि ऐसे सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। तो हमारे सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में इतना है। बिंदु द्विध्रुव के बारे में बात करता है, पॉइंट डायपोल के बारे में बात करता है। तो दो बिंदु आवेश जिनका परिमाण आपस में बराबर हो और कुछ दूरी पर व्यवस्थित हो, तो ऐसे निकाय को ही, ऐसे सिस्टम को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब कहता है ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा दो बिंदु ही रहे। ये हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये भी डायपोल का काम कर रहा है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये हम मान लेते हैं स्फीयर टाइप का हो या फिर रिंग टाइप का हो, तो रिंग आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये कोई रिंग ले लिया, उसका आधा काट लिए, आधे हिस्से में आप प्लस चार्ज को एक समान रूप से फैला दीजिए और आधे हिस्से में माइनस चार्ज को एक समान रूप से फैला दीजिए। तो कहता है ये भी डायपोल का काम करता है। भाई कैसे करेगा, तो यहाँ पर एक होता है सेंटर ऑफ चार्ज, एक होता है सेंटर ऑफ मास जो 11th में पढ़ते हैं, एक होता है सेंटर ऑफ चार्ज, यानी सभी चार्ज का एक केंद्र बिंदु। जैसे हम लोगों का शरीर है, द्रव्यमान है, हम लोगों का एक सेंटर है, नाभि। ठीक है, नाभि पे सेंटर है। ये पेन है, तो पेन का भी एक सेंटर होता है, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अगर दो वस्तु ऐसे रहे तो उसका सेंटर ऑफ मास इस बॉडी पर नहीं होता, इस बॉडी पर नहीं होता, इसके बीच में कहीं होता है, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो ये हो गया मास के हिसाब से सेंटर।
अब एक होता है चार्ज के हिसाब से सेंटर, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ चार्ज। अब कहता है कि इस सभी चार्ज का सेंटर मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा और इस सभी चार्ज का सेंटर यहाँ पे होगा। ये प्लस का सेंटर है तो इसलिए प्लस हो गया, ये माइनस का है तो ये माइनस हो गया, और जितना चार्ज यहाँ पे होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे होगा। ये परिमाण Q है, ये भी परिमाण Q। अब कहता है इस दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? RC है। ठीक है, RC इसको बोलते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, RC। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ डिस्टेंस हो गया, R का डिस्टेंस हो गया, सेंटर हो गया। तो इस तरह से ये दूरी है, आवेश का परिमाण बराबर है और अपोजिट नेचर का है, तो इस तरह से ये भी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का काम करेगा। लेकिन एनसीईआरटी सिर्फ इसी को कंडक्ट किया हुआ है तो इसके हिसाब से ही हम चलते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक भाषा में शुद्धिकरण हम लोग कर देंगे। वहां जो हम बोले थे कि दो बिंदु आवेश, तो वहां बिंदु को सिर्फ हटा देंगे, बोल देंगे आवेश। अब वो आवेश सतत वाला हो जाए या बिंदु वाला हो जाए, दोनों के लिए काम कर जाएगा। बस ये चीज ध्यान में रखना है। चलिए, तो हम क्या बोलेंगे? दो आवेश जिसका परिमाण आपस में बराबर हो किंतु विपरीत प्रकृति के हों और कुछ दूरी पर व्यवस्थित हों तो ऐसे आवेश सिस्टम को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। अब कहता है इसको हम कहता है कि दो चार्ज जो हम लेंगे पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगी, दैट मीन्स ये पूरा, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ डायपोल, द्विध्रुव का अक्ष। तो यहां हम लिखते हैं दोनों आवेश प्लस Q एवं माइनस Q। ठीक है, दोनों आवेश प्लस Q एवं माइनस Q को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। ठीक है। अब कहता है इस अक्ष के मध्य बिंदु को, इसको हम बोल दिए क्या? एक्सिस ऑफ डायपोल, और इस सेंटर को, दैट मीन्स O को, इसको हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ डायपोल, द्विध्रुव का केंद्र। ठीक है, द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। अक्ष के मध्य बिंदु को ही द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। ठीक है, याद रहे इसका ऐसा ही मात्रक वगैरह मत ढूंढने लगना, इसलिए कि विद्युत द्विध्रुव हमारा कोई भौतिक राशि नहीं है। विद्युत द्विध्रुव कोई भौतिक राशि नहीं है, इसलिए इसका कोई मात्रक या विमान नहीं होगा। अब कहोगे ऐसा कैसे कर बोल रहे हैं? इसलिए कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, ये डायपोल है,
ये नाम हम डायपोल दे दिए, डायपोल दो गो ध्रुव था इसलिए डायपोल दे दिए। इसको अगर हम नाम देते अक्षय कुमार तो अक्षय कुमार हो जाता, नाना पाटेकर तो नाना पाटेकर हो जाता। तो चूंकि वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया उसके हिसाब से हम वो नाम नहीं दे सकते हैं, कैटरीना कैफ नहीं दे सकते हैं, सोनम कपूर नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो बच्चे थोड़ा हमको लगता है ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि उसी टाइप का सिम कार्ड का दिमाग होते जा रहा है। एनीवे हम बात कर रहे थे कि ये अगर हमारा सिस्टम तैयार है तो ये एक सिस्टम तैयार हुआ जो एक नाम है, इसको नाम वैज्ञानिक को जो देते हम लोग मानते। डायपोल दिया गया डायपोल मानते हैं, कुछ और देता तो कुछ और मानते। लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, भौतिक राशि नहीं है। क्या हम बोलना चाह रहे हैं, ये पेन हमारा भौतिक राशि नहीं है। पेन एक नाम है, वस्तु है, वस्तु का नाम पेन है। इसकी जो लंबाई है पेन की, ये लंबाई फिजिकल क्वांटिटी है। इसका जो द्रव्यमान होगा वह फिजिकल क्वांटिटी है। इसका जो घनत्व होगा वह फिजिकल क्वांटिटी है। इसका जो आयतन होगा, कितना जगह छेक रहा है, वो फिजिकल क्वांटिटी है, पेन नहीं है। मनुष्य हमारा भौतिक राशि नहीं है, मनुष्य एक पदार्थ है। मनुष्य की लंबाई भौतिक राशि है, चौड़ाई भौतिक राशि है, मोटाई भौतिक राशि है, इसका द्रव्यमान भौतिक राशि है, इसका आयतन भौतिक राशि है। लेकिन मनुष्य भौतिक राशि नहीं है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत द्विध्रुव फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसका कोई मात्रक या बीमा ढूंढने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, चलिए अब कहता है कि ये तो विद्युत द्विध्रुव तो नहीं है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव की जो शक्ति होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो भौतिक राशि है, जिसको हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो डायपोल बना, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य बन गया एक पदार्थ है, इसकी शक्ति होती है, कार्य करने का जो इसके पास एनर्जी है, वो शक्ति जो है वो शक्ति एक भौतिक राशि है, एनर्जी जो है वो भौतिक राशि है। तो कहता है कि मनुष्य के ताकत को, स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए एक भौतिक राशि का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पावर बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से विद्युत द्विध्रुव के स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए, ताकत को दर्शाने के लिए, जो कि कुछ भी कर सकता है, कहता है उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां पर हम थोड़ा सा एक लाइन लिख देते हैं, विद्युत द्विध्रुव की शक्ति को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अदर लैंग्वेज में लिखते हैं। टू चार्ज सिस्टम of same magnitude two charge system of same magnitude but opposite nature having some distances is known as electric dipole. ठीक है, the line joining the charges plus q and minus q is called axis of dipole. The midpoint of the axis plus q and minus q is called center
center of dipole, center of dipole, the strength, ताकत, the strength of electric dipole is expressed in terms of इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। थोड़ा सा कम है, थोड़ा ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब यहाँ एक नया चीज पैदा हो रहा है, देखिए, विद्युत द्विध्रुव की शक्ति को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये एक नया चीज आ रहा है, ठीक है। ये एक नया चीज आ रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये एक नया टर्म है। इसका मतलब अगला टॉपिक याद कीजिए, हम जो फर्स्ट टॉपिक लिखाए थे उसमें था इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट, तो वही देखिए यहाँ डायपोल मोमेंट है। इसका मतलब अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल हम समझ गए कि ये होता है, लेकिन अब इसके ताकत को हम लोग जो डायपोल मोमेंट कहते हैं वो है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे। फिलहाल इतना आप प्रिंट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसी को आपको भेजना है लिख के पर्सनल व्हाट्सएप पर, जो स्क्रीन पर आएगा। निश्चित तौर पे भेजना है, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ चुका है और उम्मीद है कि बढ़ेगा ही, अगस्त तक भी उम्मीद कम लग रहा है। आई होप कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे इसका। चलिए, तो हमने क्या देखा कि दो चार्ज है, ठीक है, दो चार्ज है जिसका परिमाण क्या है, बराबर है, और दोनों के बीच कुछ दूरी है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। वैसे सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और याद रखना है कि दोनों चार्ज की दूरी को हम लोग या तो डी बोलते हैं या फिर इस दोनों चार्ज के बीच की दूरी को हम 2L बोलेंगे। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में अलग अलग चीज देता है। जैसे एनसीईआरटी में आप देखिएगा 2A लिखा होगा, अगर जगह देखिएगा तो 2R लिखा होगा। तो 2L क्यों लिखा गया, थोड़ा सा ये कारण बताते हैं। इसलिए कि अब हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे, चाहे पोटेंशियल निकालें, चाहे पोटेंशियल एनर्जी निकालें या टॉर्क निकालें, जो भी निकालेंगे अब डायपोल से रिलेटेड विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालें, जो भी हम काम करेंगे वो सेंटर के परिप्रेक्ष्य में करेंगे, मतलब सेंटर से काम करना शुरू होगा। तो चूंकि यहाँ से मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ अगर हम 2L मान लेंगे, यहाँ से यहाँ L हो जाएगा, यहाँ से यहाँ L हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ 2A होगा तो यहाँ से यहाँ A हो जाएगा, यहाँ से यहाँ A हो जाएगा, मतलब आसान हो जाएगा। अगर हम D मानते, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है D/2, यहाँ से यहाँ क्या होता है D/2। तो आप जानते हैं कि भिन्नात्मक संख्या जो होता है उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए इजी वर्क करने के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए इसके बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं 2L। अब या तो 2L मानेंगे तो डिस्टेंस वो कहलाएगा, या टोटल आप D मानिए तो कहलाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो अगला टॉपिक है, जो काफी महत्वपूर्ण है। ये पूरा टॉपिक एक एक हम पहले ही दिखा चुके हैं कि क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है, और सभी से पूछ ही चुका है। इसका मतलब है कि हर हाल में ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे 2 मार्क्स के लिए हो, ऑब्जेक्टिव के लिए हो, 5 मार्क्स के लिए हो। 5 मार्क्स तो इससे अक्सर सेट किया जाता है। अगला टॉपिक आपका है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको हम लोग P वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, ये थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए कि जब हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो PM वेक्टर बोलेंगे, और जब हम इलेक्ट्रिक का बात कर रहे हैं तो PE वेक्टर कर रहे हैं, इससे थोड़ा फायदा मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम देखेंगे। तो आप पहले इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, तो क्या है ये आप सोचे होंगे आखिर ये टॉपिक पैदा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो हमने तो पहले ही कहा
कि विद्युत द्विध्रुव के स्ट्रेंथ को बताने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया, उसका नाम क्या रखा गया? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये भौतिक राशि है, इसका मतलब इसका मात्रक भी होगा, बीमा भी होगा। तो हमने क्या कहा था? डायपोल का परिभाषा क्या था? डायपोल का परिभाषा था कि अगर ये चार्ज हमारा प्लस है, मान लेते हैं ये क्यू चार्ज है और ये माइनस है, ये परिमाण में क्यू है, दोनों के बीच का दूरी है, कुछ भी है, जो भी है, 12 वगैरह जो भी है, ये सेंटर हो गया और दोनों के बीच की दूरी को हम क्या मान रहे हैं? 12 मान रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है, इसके द्वारा तो हम बहुत स्ट्रेंथ को बता ही रहे हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, वो किसी एक चार्ज का परिमाण और गुने दोनों के बीच की दूरी। अगर दोनों के बीच की दूरी d मानते हैं तो हो जाएगा q इंटू डी, अगर 12 मानते हैं तो q इंटू 12। मतलब ये कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा विद्युत द्विध्रुव के शक्ति को बताया जाता है, जिसका परिमाण विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेश के बीच की दूरी, हालांकि यहाँ पे हम दूरी बोले लेकिन ये विस्थापन होता है, तो बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। इसे पीई वेक्टर से सूचित किया जाता है, पीई वेक्टर से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक, अगर एसआई मात्रक की हम बात करें तो हमने क्या कहा था कि पीई का जो मान होता है वो किसी एक आवेश के परिमाण, दैट मीन्स क्यू, गुने दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी को आप 12 मानिए या डी मानिए, जो भी मानिए, डी मानते हैं। ये हो गया आवेश, आवेश का क्या होता है मात्रक? कूलम, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो दोनों के बीच में हम ऐसे कर देते हैं, तो कूलम मीटर। अब थोड़ा सा लिखते वक्त ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि कूलम थोड़ा सा बड़ा रखना है और मीटर को थोड़ा छोटा कर देना है, तो ये कूलम मीटर होगा। नहीं तो अगर ये छोटा रह गया, ये भी छोटा रह गया तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। एक आपको कंफ्यूज करेगा कूलम पर मीटर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ज़्यादा रखना है, ये ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। क्योंकि आप कंफ्यूज कर गए, खुद पर से विश्वास हटा दिए, दूसरे पे भरोसा कर लिए, तो वो गलती का चांस ज़्यादा बनेगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है कि बंदा अफरा तफरी में रहता है, अरे फलाना लिखा है ये और अच्छा लगता है, यही सही है, अपने पर से विश्वास हटा के उस पर विश्वास जता देता है। तो अपने पे विश्वास करना है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले खुद पे कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेना है। तो कूलम पर मीटर याद कीजिए, हम एक राशि का मात्रक बताए थे, लैम्डा बराबर, देखिए आवेश घनत्व, तो लैम्डा बराबर था Q/m। तो Q का हो गया कूलम, इसका हो गया मीटर, इसका हम बोलते थे कूलम पर मीटर। तो ये देखिए आवेश घनत्व का मात्रक है, ये ध्यान में रखना है कि इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। चलिए अब इसका मात्रक निकल गया, बीमा भी आप निकाल सकते हैं। आवेश का बीमा क्या होता है? AT, और दूरी का बीमा क्या होता है? L। तो हो गया, इसको LAT कर देते हैं तो आप लेट हो जाएंगे, तो दैट मीन्स LAT लिखिए या ATL लिखिए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, परिभाषित कर देते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा विद्युत द्विध्रुव की शक्ति को बताया जाता है, शक्ति को बताया जाता है। इसका परिमाण द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों
दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है जिसकी दिशा निगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होती है, याद रहे फिजिक्स में हम इसके डायरेक्शन को नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर मानते हैं, जबकि केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिक्स में ये एक कन्वेंशन माना गया है, फिजिशियन के द्वारा और केमिस्ट्री के वैज्ञानिकों के द्वारा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव मानते हैं और फिजिक्स वाले नेगेटिव टू पॉजिटिव मानते हैं। अब इसकी ओर होती है, इसे पीई वेक्टर से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, किया जाता है। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर तथा बीमा LAT होती है। ठीक है, इसको थोड़ा प्रिंट कीजिए। इसको अगर वर्ड्स में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, क्या कह रहा है, विद्युत विध्रुव आघूर्ण व भौतिक राशि है। तो द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is that physical quantity, that physical quantity by which the strength of डायपोल, जाहिर सी बात है डायपोल से मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जिक्र कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल, द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल इज एक्सप्रेस्ड, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी बाय व्हिच द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल इज एक्सप्रेस्ड। द मैग्नीट्यूड of electric dipole moment is equal to the product of the magnitude of any one charge of dipole and the length of the dipole or the distance between plus q and minus q charges। क्या हम बोल रहे हैं, क्या बोले, यहाँ कह रहा है
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा विद्युत द्विध्रुव की शक्ति को बताया जाता है। इसका परिमाण द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेश, जिसको प्लस क्यू माइनस क्यू बोल रहे हैं, के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा निगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होती है। इसे पीई वेक्टर से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर तथा बीमा LAT होती है। ठीक है, इसको अदर वर्ड में क्या बोल रहे हैं? द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी बाय विच द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल इज एक्सप्रेस्ड। द्विध्रुव की शक्ति को बताया जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is equal to the product of the magnitude of any one charge of dipole and the length of the dipole। अब यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी बोलिए या डायपोल का लेंथ बोलिए, एक ही बात है। यहाँ पे डायपोल ऑफ द लेंथ ऑफ द डायपोल और या द डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। मतलब या तो लेंथ से गुना कीजिए या दोनों आवेश के बीच की दूरी से गुना कीजिए। उसको किस में गुना करना है? क्यू से। ठीक है, अब क्या करना है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड डिनोटेड बाय पीई वेक्टर। पी वेक्टर से डिनोट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। its direction is along negative to positive charge। ठीक है, its SI unit is coulomb meter and dimension is LAT। That's all। इसको प्रिंट किया जाए पहले, तब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको प्रिंट करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजना है। हर एक एपिसोड का लिख के भेजना है। सीरियस हो जाइए, बिना सीरियस हुए कुछ नहीं होगा। लॉकडाउन कभी खुलता है कभी बंद होता है, तो उसका गारंटी ही नहीं है। तो हम लोगों का रेगुलर क्लास ऑफलाइन तो चल ही सकता है, इसमें कुछ नहीं होगा। सॉरी, ऑनलाइन तो चल ही सकता है, ऑफलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है। अभी सीरियस हो जाइए, मैं तो फिर आगे पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका एपिसोड नंबर 50 चल रहा है, ये ध्यान में रखना। आई होप कि आप इसको प्रिंट कर चुके होंगे। ये हमारा परिभाषा है, परिभाषा को हम मैथमेटिकल फॉर्म देना चाहते हैं। ये देखिए क्या कर रहा है, इसका परिमाण द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे भी क्या बोल रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ डायपोल एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल के लेंथ से और किसी एक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो जाएगा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है। मैथमेटिक्स में इसको ढालते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। ये 2 नंबर में पूछा हुआ है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है।
इसके एसआई मात्रक एवं बीमा को लिखें। 2 नंबर में पूछेगा, 3 नंबर में पूछेगा या लॉन्ग पूछेगा तो पूछेगा कि इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस फिगर को हम मिटा देते हैं, फिर से हम इसको बना देंगे। चलिए, मैथमेटिकली वी हैव यानी गणित के हिसाब से हम लोगों के पास क्या मिलेगा। सो देखिए, एक यहाँ पे प्लस चार्ज था, एक माइनस चार्ज था, दोनों के बीच का दूरी हम या तो d मानते हैं या तो दोनों के बीच की दूरी को 12 मानते हैं। 12 मानने से तो फायदा मिलेगा ही। अब ये चार्ज हमारा q है, ये चार्ज हमारा q है, ठीक है। अब दूसरे तरीके से भी हम जो बोले थे आपको कि हमारा सतत आवेश के लिए भी अगर बात करेंगे, ये प्लस चार्ज इस पे एक समान रूप से वितरित है और इस पर माइनस चार्ज एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। तो इसके लिए भी तो डायपोल मोमेंट होगा। तो एक छोटा सा एलिमेंट अगर यहाँ कट करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ कट करेंगे, ये दोनों मिलकर एक डायपोल काम करेगा। फिर एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ कट किया, फिर एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ कट किया, तो ये भी एक डायपोल हुआ। तो ढेर सारा डायपोल इसमें कॉम्बाइन है। लेकिन समस्या इसी बात का है कि दूरी इसका जो है ये घट रहा है, यहाँ पे ज्यादा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है दूरी घट रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है RCM निकाला जाता है। तो इसका सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पर मानते थे, यहाँ पर सेंटर ऑफ चार्ज मानते थे, और दोनों के बीच की दूरी को सेंटर ऑफ डिस्टेंस मान सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा प्लस q और ये हो जाएगा माइनस q, ठीक है। तो इसका भी डायपोल मोमेंट होगा और इसका भी डायपोल मोमेंट होगा। तो हम पॉइंट चार्ज के लिए पहले लिख लेते हैं, जो बहुत ही आसान है मैथमेटिकली। वी है क्या बोलता है, अगर PE आपको चाहिए यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट चाहिए, तो किसी एक चार्ज का परिमाण लेना है गुना दोनों के बीच की दूरी, दैट मींस डायपोल का लेंथ, दोनों का लेंथ क्या मान सकते हैं d, या फिर इस फॉर्म में लिखना चाहिएगा तो q गुने में क्या हो जाएगा 2l, जिसको हम क्या बोल सकते हैं 2ql। तो अब से ध्यान रखना है कि 2ql जहां भी कहीं भी नजर आएगा मेरे कैलकुलेशन में, उसके जगह पर हम लिख देंगे p। PE लिखिए या P लिखिए, इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ही होगा। तो 2ql की जगह पर हम क्या लिख देंगे P। अब कहते हैं इसका वेक्टर फॉर्म भी तो लिखिए, इन वेक्टर फॉर्म लिखिए, वेक्टर फॉर्म लिखिएगा तो PE वेक्टर हो जाएगा। ये दूरी भले ही हम बोल देते हैं लेकिन है विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन से हमको मतलब होता है यहाँ पे, तो PE बराबर हो गया q गुने 2l वेक्टर, q गुने 2l वेक्टर, या इसी को क्या लिख सकते हैं q गुने 2l गुने p कैप, ऐसे एनसीईआरटी में इसी तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि भाई p कैप क्या है, तो p कैप तो यूनिट वेक्टर है। अब p कैप यूनिट वेक्टर है लेकिन इसके पास डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन किधर से किधर होगा, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो ये डायरेक्शन लेकर के आ रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया इसका डायरेक्शन। ये क्या दे दिया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल करके क्या दे दिया वेक्टर क्वांटिटी। तो चूंकि कोई भी सदिश है तो उसके पास परिमाण होगा और दिशा होगा, तो परिमाण बता दिया ये, दिशा बता दिया ये, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे मॉडिफाइड तरीके से अगर आप लिखना चाहेंगे इसको ऑल्सो करके, मेरे हिसाब से देखिए, ये तो एनसीईआरटी के हिसाब से हो गया P वेक्टर बराबर Q इंटू डेल्टा R वेक्टर। ये आपको बहुत ही मदद करेगा। डेल्टा R का मतलब क्या हो गया, जरूरी नहीं है कि ये आपको इसी तरह से दे, हो सकता है कि एक ओरिजिन दे देगा बना के, बोलेगा कि इसका कोऑर्डिनेट ये है, इसका कोऑर्डिनेट ये है, तो डायपोल मोमेंट बताइए, जो एनसीईआरटी में सवाल अभी हम जस्ट देखेंगे। अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देगा तो उस समय आप कंफ्यूज कर जाइएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम एक ऐसा फॉर्मूला बता दे रहे हैं कि आपका काम चल जाए। तो हम यहाँ पर क्या बोले, डेल्टा R मतलब हो गया विस्थापन, यानी कि दोनों के बीच का विस्थापन, और यहाँ भी 2l क्या है, दोनों का विस्थापन, और 2l यहाँ पे है दोनों के बीच का दूरी, मतलब विस्थापन ही है। इसका मतलब इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो ये काफी आपको फायदा पहुंचाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल्सो करके, PE वेक्टर बराबर Q इंटू
डेल्टा आर का मतलब होता है फाइनल, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। किसी एक चार्ज का परिमाण हो गया आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, इसका मतलब है कि यहाँ जो डायरेक्शन हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा इधर, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि भाला किसको लग रहा है, इसको। इसका मतलब ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन। तो जब कभी भी आप लिखिएगा फाइनल में जिसको भाला लगेगा वो पोजीशन यहाँ लिखना है, इनिशियल में जहां से चला भाला वहां लिखना है, ध्यान रहना चाहिए। तो ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। अभी तुरंत हम देखेंगे एक बड़ा सवाल को आप कैसे बना सकते हैं आसानी से। तो पहले ये तो हो गया कि आपका पॉइंट चार्ज है कि ये भाई बंदा मुंह ताक रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाए, तो कहता है कि अगर छोटा सा चार्ज का हम हिस्सा काटें तो छोटा सा डायपोल मोमेंट, और वही छोटा छोटा डायपोल मोमेंट को आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो बड़ा सा डायपोल मोमेंट हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे फिगर बनाना है, इसको लिखना है और तब इसके नीचे इसको लिखना है इन इंटीग्रल फॉर्म। इसको आप याद नहीं भी करते चलेगा, लेकिन आगे के लिए तो आपको जरूरी है। छोटा सा एलिमेंट कट कीजिएगा तो छोटा सा डायपोल मोमेंट, छोटा डायपोल मोमेंट को हम डीपी बोल देते हैं, इसमें ई लगा देते हैं, अच्छा लगेगा। बड़ा सा डायपोल मोमेंट है तो उसको छोटा डायपोल मोमेंट लिख के उसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट। तो बराबर इंटीग्रेशन डीपीई, तो डीपीई के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, क्यू गुने 12, तो क्यू गुने 12 वेक्टर। क्लियर। तो इस तरह से आप इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसका उपयोग जब आएगा तब हम देखेंगे। फिलहाल आप इसको देखिए, ये आपके लिए काफ़ी काम करेगा, ये सब आपके लिए काफ़ी काम करेगा। तो इसको पहले प्रिंट कीजिए। इस पे आधारित देखिए एनसीईआरटी का सवाल आप कैसे फटाक से बना सकते हैं। आई होप कि आप प्रिंट कर चुके होंगे। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए, एक इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए। तो आप देखिए क्या होता है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा तो ये डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड सब निकाल के दे देगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम एनसीईआरटी का सवाल। और जाहिर सी बात है कि अब आपके ध्यान में होना चाहिए कि विद्युत विध्रुव आघूर्ण एनसीईआरटी के हिसाब से अध्याय फर्स्ट में दिया हुआ है, तो अध्याय फर्स्ट में इसका सवाल हो जाएगा। इसलिए लेसन 1 का हम लोग देखेंगे सवाल, देखिए कैसे बनेगा फटाक से। हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का एक सवाल। ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है, ये 1.9 का तो मतलब समझ गए होंगे, पहले चैप्टर का 9वां सवाल आपका है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में दिया हुआ है। तो देखिए बड़ा इजी सवाल है। क्या बोल रहा है, किसी निकाय में दो आवेश, यानी निकाय मतलब सिस्टम, निकाय में दो आवेश क्यू ए बराबर 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। तो ए पर जो चार्ज है उसका जो परिमाण है वो कितना है, यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं, उसका परिमाण है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। ए पर जो है क्यू बी बराबर -2.7 × 10⁻⁻ इतना, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बी पर है और पॉजिटिव चार्ज ए पे है। क्रमशः दो बिंदुओं मतलब कि क्रमशः का मतलब हो गया कि इसके लिए ये पॉइंट हो गया और इसके लिए ये पॉइंट हो गया। तो ए के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा ये है, ए का कोऑर्डिनेट ये हो गया, क्या है कोऑर्डिनेट 0 0 -15 सेंटीमीटर, तथा बी का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है 0 0 + 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मीटर में नहीं है, पर अवस्थित है। तो एक ए पर है एक बी पर है। तो निकाय का कुल आवेश, एक सवाल है कुल आवेश बताइए, वैद्युत विध्रुव आघूर्ण क्या। तो देखिए यहाँ पर आपको 3D में दिया हुआ है कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के फॉर्म, हालांकि ये 1D ही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला वाला बताता है एक्स, दूसरा वाला वाई, तीसरा वाला जेड। इसका मतलब तीसरा वाला एक्सिस पर ये लोकेट कर रहा है। यहाँ भी देखिए पहला 0, दूसरा 0, तीसरा पर लोकेट कर रहा है, इसका मतलब ये जेड एक्सिस में काम कर रहा है। तो ऐसे तो समझ गए, लेकिन हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, फिगर वगैरह हमको कुछ नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के तौर पर देखते हैं।
सॉल्यूशन में अगर बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आपका वो लगा है। सॉल्यूशन के तौर पे बात करते हैं तो नेट चार्ज ऑफ द डायपोल सिस्टम इज 0। अब कहिएगा क्यों? इसलिए अगर ये डायपोल है, सपोज दैट ये डायपोल है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये QA है और ये QB है। QA का मान दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम, QB का भी मान दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। अब कहेगा यहाँ तो सर माइनस दिया हुआ है, तो माइनस भी हम दिखाई दिए हैं। अब दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब जब तक R नहीं निकलेगा तब तक आपका डायपोल मोमेंट नहीं निकलेगा। तो पहले हम बात करते हैं डायपोल सिस्टम का चार्ज 0 कैसे हो गया। तो जितना प्लस में उतना ही माइनस में, तो इस सिस्टम का चार्ज क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से आज गांठ बांध लेना है, किसी भी डायपोल का नेट चार्ज कितना होगा? 0। ठीक है। अब आते हैं डायपोल मोमेंट पे। तो फॉर डायपोल मोमेंट ये हो गया पहला, फॉर डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट बोले तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपको निकालना है। आपको जब कोऑर्डिनेट में दिया हुआ रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का भी दिया हुआ है, तो आपको हम क्या बोले थे, जब कोऑर्डिनेट में दिया हुआ रहे तो आपको लिखना है PE वेक्टर बराबर Q × डेल्टा R वेक्टर, यानी Q × R फाइनल वेक्टर माइनस R इनिशियल वेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग में आएगा कि सर इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना? 0 0 -15, ए पर जो है -15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर है, और इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 + 15 सेंटीमीटर। तो जब आपको इस तरह का रहे, इसको आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना रहे, तो इसके लिए यूनिट वेक्टर I यूज करना है, इसके लिए B, इसके लिए J, इसके लिए K। तो इसको आप R वेक्टर मानिएगा, यानी कि R फाइनल। तो यानी कि हमारा जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? आप देखिए ये, यानी कि B से A की ओर, क्योंकि A ये है, B ये है, तो B से A की ओर बोलिए, या नेगेटिव से पॉजिटिव बोलिए, या फिर हम डायरेक्ट अभी कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो हला लग रहा है किसको? प्लस को, मतलब A को, इसका मतलब ये फाइनल का आएगा। ये RA वेक्टर इसको लिख देते हैं। तो RA वेक्टर जब लिखिएगा, इसके लिए 0I + 0B, इसके लिए -15K सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो हम 0 वगैरह छोड़ देते हैं, सीधा हम लिख देते हैं -15K वेक्टर। ध्यान देना है क्या बोलिए, तीसरा वाला मात्र था, इसलिए हम दोनों को गायब कर दिया, अगर रहा था तो लिखते। अब यहाँ पर -15K हो गया। अब अगर RB वेक्टर लिखिएगा तो उस हिसाब से क्या लिखिएगा? यहाँ प्लस में है तो क्या लिखिएगा? +15K, क्योंकि यहाँ भी तो Z वाला ही है, X और Y वाला तो क्या है? 0। तो ये आपको वेक्टर में 11th में ढेर सारा चीज बताए हुए हैं, जो जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं वो भी। ये ध्यान में रखना है। अगर हम बोल दिए कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है X, Y और Z, तो ये बताइए इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखिएगा? तो यहाँ पर P वेक्टर लिख देना है। क्या लिख देना है? X के साथ लगा देना है I, प्लस Y के साथ लगा देना है J, प्लस Z के साथ लगा देना है K। अब ये डाटा के साथ भी रह सकता था। डाटा मतलब क्या? अगर डाटा यहाँ पे 5 - 6 2, ठीक है। अब तो यहाँ तीनों है, यहाँ पर हम लिखेंगे 5I माइनस यहाँ है, यहाँ माइनस दे देंगे 6J Y के लिए, और ये हो जाएगा +2K। तो प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। तो इसी के आधार पर यहाँ माइनस था तो हम माइनस लिखे, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ प्लस लिखे। आई होप कि इतना समझे होंगे आप। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। तो किसी एक आवेश का परिमाण चाहिए, किसी एक आवेश का परिमाण कितना लिखिएगा? 2.5 × 10⁻⁻7 इंटू R फाइनल वेक्टर। R फाइनल आपका कौन सा है? ये वाला है RA, क्योंकि भाला तो इसी को लग रहा है। तो RA की जगह पर क्या है? -15K। यहाँ लिख दीजिए -15K। फिर अब ये वाला माइनस,
अब देखिए आर आई की जगह पे क्या लिखिएगा, +15 के, तो प्लस नहीं लिखिए, सीधा 15 के लिख दीजिए। अब देखिए ये दोनों माइनस में ये दोनों जुट जाएगा, तो जुट जाएगा तो -30 के हो जाएगा। उस माइनस को हम शुरू में लिख देते हैं, या नहीं भी लिखिएगा चलेगा। अब ये देखिए 2.5 गुने 10⁻⁻7 इंटू -30 के। अब याद रखिए ये 30 जो था वो सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर में था तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं बटा में 100 कर देते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये कूलम है। अब यहाँ पर दिमाग में आएगा फॉर एसआई के लिए भाग दे दिए। अब ये पॉइंट तो गया। अब ये 10 पर पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो ये -1 लेके जाएगा तो -8 हो जाएगा। इस 3 को इस 25 से गुना कर देते हैं, 25 दिया 75, तो 7 पॉइंट हो जाएगा 5 गुने में हो जाएगा 10⁻⁻8, ठीक है। अब यहाँ पे -k है, ठीक है। ये जो है ये आपका मैग्नीट्यूड बताएगा और ये आपका डायरेक्शन बताएगा। तो ये डायरेक्शन हो गया आपका, डायरेक्शन, और ये मैग्नीट्यूड। आंसर आप यहीं पे लिख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर इसको विस्तारीकरण करके लिखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, -k का मतलब क्या होगा, k जो है z एक्सिस है तो माइनस लग गया तो माइनस एक्सिस हो गया। तो अब -z एक्सिस की तरफ काम कर रहा है, तो थोड़ा सा एक्चुअल एक्सिस को आप ध्यान दीजिए। हम x y नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ z दिखा रहे हैं। ये ओरिजिन ऊपर हो गया +z, नीचे हो गया -z। तो a जो था वो माइनस नीचे था, a नीचे था, लेकिन वहां पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे था निगेटिव चार्ज। यहाँ B पॉइंट है, यहाँ A पॉइंट है। इसका मतलब है कि यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव। ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो डायरेक्शन होगा B टू A। या तो ये लिखेंगे, या तो निगेटिव टू पॉजिटिव लिखेंगे, या डायरेक्शन आपका ऐसे है, इसका मतलब किस एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव z एक्सिस को। इसका मतलब है कि आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, PE वेक्टर का मॉड बराबर कितना हो गया, 7.5 गुने 10⁻⁻8 कूलम मीटर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, अच्छा लगेगा, मात्रा लिखेंगे। डायरेक्शन किधर है, अलोंग निगेटिव z एक्सिस, और B टू A, मतलब डायरेक्शन B से A की ओर होगा। इसको आप प्रिंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे बनाया जाता है। आप देखिए इस ये फॉर्मूला कितना बड़ा सवाल को आपको छोटा कर देगा। अगर आप मान लीजिए फिगर वगैरह नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो ये फॉर्मूला काम कर गया, ये मुर्काबा विधि हो गया। अब इससे भी आसान हम कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि 2 पॉइंट जब हमको दे दिया, ऑरिजिन कोऑर्डिनेट दे दिया, तो दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते, एक चार्ट से उसको गुना कर देते तो सीधा मैग्नीट्यूड निकल जाता। लेकिन उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आता, आपको डायरेक्शन नहीं आता। ये एक परफेक्ट प्रोसेस है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड भी नजर आएगा, डायरेक्शन भी नजर आएगा। इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप इसको अलग तरीके से भी सोच सकते थे। जैसे याद कीजिए हम एक्सिस आपको बताए हुए हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। हमने आपको बताया हुआ है एक्चुअल एक्सिस। ऊपर अगर +z है तो नीचे क्या हो जाएगा, -z हो जाएगा। ये z' हो गया। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि +15 सेंटीमीटर पे B है, तो +15 का मतलब कहाँ हो गया, ऊपर ऑरिजिन से +15 का मतलब यहाँ हो गया। इसका मतलब ये B पॉइंट है, और नीचे में A वाला है -15 पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये A है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपका जो अवस्थित है B पर, वो निगेटिव चार्ज है, और A पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो डायरेक्शन जो होगा आपका निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो परिमाण निकालना होगा तो सीधा यहाँ से यहाँ एक चार्ज ले लीजिएगा, दोनों के बीच का दूरी 30 सेंटीमीटर,
30 को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। मतलब P बराबर हो जाएगा Q गुने D, तो Q के जगह पे 2.5 गुने 10⁻⁷ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। D का मतलब हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ बात करते हैं तो 30 हो गया सेंटीमीटर में, तो 30/100, ये और ये खत्म, ये ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा, 25 या 75 तो 7.5 गुने 10⁻⁸ कूलम मीटर। ये तो परिमाण निकल गया। और डायरेक्शन आप आसानी से क्या लिख दीजिएगा, डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। ये हो गया आपका फिगर के हिसाब से, ये हो गया बिना फिगर के, इसमें हम फिगर का कोई जिक्र नहीं किए हैं। तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ भी वही हुआ, यहाँ भी वही हुआ। ठीक है, आई होप कि आप इसको समझे होंगे। अगला टॉपिक भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि हमारे आसपास में इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ कहाँ हैं उसको हम देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है 5 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए एंड सो ऑन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।